All of you, today I started the law for yesterday. Before yesterday, today I discuss legal effect of war. विधिक लीगल इफेक्ट ऑफ वार, विधि का वार का युद्ध का विधिक स्वरूप, अंडरस्टैंड, युद्ध का विधिक स्वरूप। तो देखिए, जैसे आपको बताया था मैंने, 19वीं शताब्दी में विधि का स्वरूप आपके सामने आया। मध्य युगीन इतिहास के तहत और ईसाई मिशनरियों के तहत, ईसाई मिशनरियाँ जो देश में काम करती थीं और विश्व स्तर पर उनका एक ही मत होता था, एक ही राय होती थी कि विश्व को एक ही रास्ते से पूरे विश्व को कब्जा किया जाए। अब देखिए, जब एक तरफ से ये लोग एक राष्ट्र को नियंत्रित करने का कार्य किया, इन्होंने पूरे विश्व को संगठित रूप से नियंत्रित करने का कार्य किया, वहीं दूसरी तरफ विश्व को जो है युद्ध में झोंकने का भी कार्य किया। झोंकने का मतलब ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के गठन के बाद जो है लीग ऑफ नेशन फेल्ड जब होती है, देन आफ्टर द यूएनओ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ Constitution of यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। Then after a great change has been came towards the countries, and the countries are responsible for whatever they are doing. The situation is that the war should be stopped. वार को समाप्त किया जाएगा, वार की परिधि में उसे एक सीमित दायरे में रखा जाएगा। और लीग जो है, लीग वाज फेल्ड ड्यू टू दी स्करेज ऑफ वार। लीग क्यों फेल हुआ था? क्योंकि लीग ने युद्ध को रोकने में असफल रहा था। लीग जब युद्ध को रोकने में असफल रहा तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होने के बाद पूरे विश्व को सामूहिक रूप से पीस एंड सिक्योरिटी इस मामले से एक्शन किया गया। और every country have right to stop the war, not to endeavor, or you can say not to interfere with the neighbors. किसी भी पड़ोसी राज्य में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में। इंटरनल मैटर should not be compromised. आंतरिक मामलों में आप किसी भी राज्य में दखल नहीं दे सकते। अगर आप दखल देते हैं तो संयुक्त राष्ट्र का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, मतलब कि दी चार्टर और यू कैन से द रेजोल्यूशन व्हिच वाज पास्ड बाय द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज टू बी इग्नोर्ड बाय द स्टेट हु इज डूइंग सच एक्ट। इफ द स्टेट कैन परमिट और यू कैन से परसीव्ड टू interfere the another state
or you can say one or more state, then the situation is arise and then that state should be punished and that state must be maintain the decorum of the law. अब देखिए, मैंने आपसे बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद विश्व को सामूहिक एक चेन में बांधने का प्रयास किया गया और विश्व में सौहार्द और शांति का वातावरण बना रहे, इसके लिए कार्य किया जाने लगा। लेकिन युद्ध जो है बंद नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। युद्ध चलने का मुख्य कारण था कि कुछ ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र थे, कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो अपने पड़ोसी राष्ट्रों को समाप्त करने तथा उसमें दखल देना बंद नहीं किए। इसका कारण ये हुआ कि अगर राष्ट्र ऐसा करते हैं तो उसे दंडित किया जाएगा। अब देखिए, दंडित किया जाएगा। Legal effect of war, not to stop war, not to discriminate the another state. आप दूसरे राज्य को नजरअंदाज नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे। The state can be two types of state, powerful and super powerful state. Are you understand? राज्य दो तरह के होंगे। एक राज्य होगा राज्य जो सुपर होगा, जो पावरफुल राज्य होगा, शक्तिशाली राज्य होगा, और एक सुपर पावर स्टेट होगा। सुपर पावर स्टेट वह होते हैं The states are who was the permanent members of the UN. संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य हैं वो सुपर पावर स्टेट है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड, जैसे भी ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है।
अब देखिए, आपको ये समझाना है कि लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर, कमेंसमेंट ऑफ वॉर। नेक्स्ट इशू, नाइनटीन सेंचुरी क्या है? युद्ध का आरंभ कब होता है? 19th सेंचुरी से होता है। किसके द्वारा? क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जो क्रिश्चियन स्टेट्स थे उन्होंने युद्ध को अपनाया और युद्ध करना आरंभ किया। अब आपको बताने जा रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ वॉर। टर्मिनेशन ऑफ वॉर आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेशन ऑफ वॉर होता क्या है। टर्मिनेशन ऑफ वॉर का मतलब होता है कि वह युद्ध जो टर्म और कंडीशन पे ना लड़ी जाए, जिसका कोई कंडीशन नहीं होगा, जिसका कोई टर्म नहीं होगा, जिसकी कोई अवधि नहीं होगी, वह लंबे समय तक चल सकता है, शॉर्ट समय तक चल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। और कैसे वार को, युद्ध को समाप्त किया जाएगा, यह भी तौर तरीका इसमें समाहित है। अब आप देखिएगा, फ्रॉम आफ्टर टुडे I have discussed with you tomorrow the cases of war, only cases of war, that has the huge number of cases I have given to you, and you have to write it down in your copy, and also I have delivered my lecture. But termination of war, I have told you what kind of war is termination of war, and the next topic is enemy character and belligerent. लिख लीजिए। enemy character and belligerent. अब इसको बता देता हूँ, आज यही तक रहेगा। एनिमी कैरेक्टर एंड बेलिगरेंट का मतलब होता है कि एनिमी माने दुश्मन, दुश्मन का चरित्र, वह दुश्मन का चरित्र जो किसी देश से निषिद्ध होते हैं, किसी देश से जुड़े होते हैं, और बेलिगरेंट उनके साथ मिलकर जो युद्ध करते हैं। जैसे खाड़ी युद्ध हुआ था, पता है ना? खाड़ी युद्ध में इराक के ऊपर कितने देश हमला किए थे? अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब मिलकर किए थे। तो जब किसी देश पर एक साथ मिलकर कई देश हमला करते हैं और कई देश हमला करके उसकी गति को रोकते हैं, अनैतिक रूप से जब वह कार्य करता है, अनैतिक रूप से उसकी स्थिति को कंट्रोल करने की जो स्थिति होती है उसे बेलिगरेंट ऑफ वॉर कहते हैं। अब कल मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन बताऊंगा। कितना पहुंचा इसमें देखो तो।